नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान रीट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कक्षा 11 की आरबीएसई बोर्ड की पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि चिंतन के बारे में, और हम जो टॉपिक है वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। यहाँ आप सिलेबस में देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपके चिंतन, कल्पना व तर्क, और आगे लिखा हुआ है समस्या समाधान। ये अधिगम वाली यूनिट है। तो दोस्तों, आपके द्वारा बहुत अच्छा पसंद किया गया वीडियो को, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। किसी काम को करते हैं और उसको फीडबैक अच्छा मिलता है तो उस काम को जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इसमें, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें चिंतन के बाद में तर्कना। ठीक है, तो पहले सिर्फ 2 या 3 मिनट में अपन रिवीजन कर लेते हैं कल जो पढ़ा था, ताकि आपको चिंतन जो है दिक्कत नहीं हो। चिंतन पार्ट 8 है इसका। ये चिंतन प्रायः संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। हम केवल हाईलाइट की भी चीज़ें पढ़ेंगे। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में, यानी मनुष्य के अलावा दूसरे लोगों में भी होती है। जैसे मान लो आपके पास में कोई खाने की वस्तु है और वहाँ कुत्ता बैठा है दूर, तो वो सोचता है कि जैसे साइड में हो, हम इस पर जो है आक्रमण करें या खाएं। तो चिंतन सभी में होता है। अनुक्रिया के मध्य या बीच में होता है। चिंतन में समप्रत्ययों, प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यानी चिंतन में संप्रत्यय भी होते हैं, ठीक है, प्रतिमा, इमेज वो भी होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपन के अनुसार जो है क्या अनुक्रिया होती है। ठीक है, सूचनाओं को जोड़ तोड़ होता है, तर्क वितर्क होते हैं, चिंतन में प्रतीक होते हैं। जरूरी नहीं कि वो वास्तविक उपस्थिति हो, हम कल्पना भी कर सकते हैं, प्रतीक मन में बना लेते हैं, अप्रकट व्यवहार करते हैं। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, उद्दीपन और अनुक्रिया, और चिंतन के बाद हम कोई समस्या का समाधान करते हैं। चिंतन के प्रकार, एक तो स्वली, एक विद्यार्थी ने कमेंट भी किया कि स्वलीन है, तो ओके दोस्तों, हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो। स्वलीन यानी ये तो खुद में ही निर्भर, तो स्वली यानी कि काल्पनिक, और यथार्थवादी यानी वास्तविक। स्वली जो है वो काल्पनिक है, कि जो ख्याली पुलाव पकाते हैं ना वो, ठीक है, यहाँ उदाहरण भी दे रखा है। यथार्थवादी चिंतन वास्तविक है, किसी समस्या के समाधान के लिए है। जैसे मान लीजिए हकीकत की जो समस्या है वो। और अब चिंतन के प्रकार हम देखें तो अभिसारी, सर्जन और आलोचनात्मक, 3 ही प्रकार बताए हैं किताब में। अभिसारी का मतलब किसी चीज़ को फैलाते हैं। जैसे मान लीजिए जोड़ बाकी गुणा भाग का है, या कोई हिसाब किताब है इस प्रकार का हो तो वो। जैसे मान लो आपने सोचा कि साइकोलॉजी में आपको लगभग कितने क्वेश्चन सही करने हैं ताकि आपका काम जो है वो बैठ जाए। सृजनात्मक चिंतन जो है उसमें क्या होता है, आगमनात्मक होते हैं। आप अपनी तरफ से नई बातें और से नए तथ्य जोड़कर, निश्चित नए यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा नए, ठीक है, नए तथ्य जोड़कर आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, ठीक है। और आलोचनात्मक चिंतन है, उसमें क्या होता है, गुण और दोष परखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल खरीदना है, तो आप बहुत सोच विचार करते हैं कि कौन सा लूँ, इसमें बैटरी अच्छी है तो इसमें कैमरा अच्छा है, इसमें रुपए ज़्यादा हैं इसके, उस दोस्त के पास ये वो हैंग होता है। तो आप बहुत सोच विचार किया, गुण दोष की परख की, और उसके बाद में आपने निर्णय लिया, समस्या समाधान तक पहुँचे, तो वो चिंतन क्या है, आलोचनात्मक चिंतन है, ठीक है। और यहाँ ठीक है, चिंतन के मूल तत्व है, जैसे राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, या किस प्रकार का चिंतन है, तो ये वो है स्वाली वाला। और चिंतन के मूल तत्व है, तो इसमें प्रतिमा है, संप्रत्यय है, मानसिक प्रतिमा, यानी अपने दिमाग में जो इमेज बनती है उसे मानसिक प्रतिमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी नाम लिया मोबाइल का, सैमसंग का मोबाइल, तो आपके सामने एक इमेज बनी जिसमें SAM ऐसे लिखा हुआ। तो समस्या का समाधान, पृथक्करण को, कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहा जाता है। गुण या विशेषता को ही प्रतिमा की संज्ञा दी जाती है। प्रतिमाओं का काफ़ी महत्व है। चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो, प्रतिमा के अभाव में चिंतन स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता। अब है तर्कना, तो ये आज का टॉपिक है दोस्तों, तर्कना। आपके यहाँ दे रखा है, तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो तर्कना है। जैसे हम निर्णय पर पहुँचते हैं ना, तो तर्क जरूरी है। विद्यार्थियों ने पूछा था कि हम रीट की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की, पूछा था आप लोगों ने, मैंने वीडियो भी बनाया था, तर्क दिए थे उसमें मैंने, जिससे आप निर्णय लेने में आपको सहायता मिली। कि रीट का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को फिक्स है, ठीक है, और आपके पास में 3 महीने हैं। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड की अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो ये नहीं है कि 25 अप्रैल को फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा। हो सकता है अप्रैल तक तो वैकेंसी आए,
तो आपको और समय मिलेगा। 25 अप्रैल के बाद आप फ्री हो जाएंगे फर्स्ट गाइड के लिए पूरी तरह से, नहीं तो आप दोनों में उलझे रहेंगे और न तो उसकी तैयारी कर पाएंगे न इसकी। तो ये क्या हुआ, हमने तर्क किया और तर्क के आधार पर निर्णय पे पहुँचे कि चलो रीट में ही जुट जाते हैं। तो ये चीज़ें अब हम तर्कना क्या है, तर्कना एक वास्तविक चिंतन है। आज मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिए हैं और हम अंडरलाइन करते चलेंगे। तो वास्तविक चिंतन है ना, प्रैक्टिकल चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, तो तर्कना है। यानी हम तर्क करते हैं वास्तविक चीज़ों के बारे में और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा याद रखना, तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है, ध्यान रखें, चिंतन की ही प्रक्रिया है तर्क, जिसमें निष्कर्ष होता है, सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। सामान्य नियम हम कैसे बनाते हैं, पूर्व चीज़ों के आधार पे, पूर्व अनुभवों के आधार पे हम नियम बनाते हैं। समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है। हमें सपोज करना पड़ता है कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड अभी आएगी नहीं, अप्रैल में आएगी, बजट में आएगी, कल्पना हुई ना। तो तर्क शक्ति का विकास क्रमशः होता है, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी की तर्क शक्ति प्रबल होती है, इसलिए वो अपनी बात मनवा लेते हैं, और तर्क शक्ति प्रबल नहीं है तो वो अपनी बात रह जाती है, उनकी संतुष्ट नहीं कर पाते। तर्क में कई सोपान होते हैं। अब है तर्क या तर्कना। तर्कना का मतलब तर्क करना, तो उसको तर्कना बोल दिया शॉर्ट में, ठीक है। एक मारवाड़ी में क्या तिरकना, जैसे क्लास हो रही है, बीच में कोई भाग गया कि तिरकलियो लगे, ठीक है। तर्कना के प्रकार, तर्कना जो है एक तो है निगमनात्मक, निगमन और आगमन, ये आप शिक्षण वीडियो में पढ़ते हैं। निगमन में क्या होता है, हम सीधे छात्रों को उसूल, नियम, सूत्र बताते हैं, फिर हम समस्या का समाधान करते हैं। तो वही बात यहाँ है, व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश करता है। इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है, निगमनात्मक तर्क। इस ढंग के तर्कना मानव और पशु दोनों के द्वारा ही की जाती है। पशु के द्वारा कैसे, पशु को पता है कि इधर जो है फसल बोई हुई है, इधर मैं घुसूंगा और वो आदमी खड़ा है हाथ में लठ लेके, तो वो निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रहार करेगा, बरसाएगा। तो उसने पहले से सोच लिया कि पिछली बार में घुसा था, उसने जो है लठ का प्रहार किया। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, पशु को भी पता चल गया कि ये नियम है, आदमी खड़ा है हाथ में लाठी लेके तो प्रहार कर सकता है। तो तर्कना, अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है आपके कि मानव में भी और पशु में भी, तो आप वहाँ सोच लेंगे आप पशु में तो कौन सा तर्क होता होगा, तो होता है निगमनात्मक तर्कना। इस तरह के न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणामों से होती है। जैसे आप रीजनिंग में करते हैं ना, निगमनात्मक तर्क। सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है, तो इसलिए मोहन भी क्या हो गया, इस आधार पर सभी मनुष्य है, तो मोहन कोई अलग से तो बचा नहीं, मोहन तो उसी में आ गया। तो मोहन भी एक मनुष्य है, इसलिए मोहन भी क्या है, मरणशील है। इस प्रकार के हम निकालते हैं ना वो आरेख वाले। अब जैसे मान लीजिए एक सिद्धांत, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो एक तर्क है। इस आधार पे मैं कहता हूँ कि आप रीट की तैयारी कीजिए, आप पढ़िए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत हुआ, तो हम इसमें सिद्धांत भी बोल सकते हैं। दूसरा है आगमनात्मक तर्क। आगमन में विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, फिर जो उदाहरण सटीक बैठता है या उदाहरण से जो नियम बनता है फिर उसको पकड़ा जाता है। आगमनात्मक तर्कना वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये बात याद रखना, आगमनात्मक में जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से नहीं जोड़ता, इन नए तथ्यों का सर्जन नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जरूरी हो जाता है कई चीज़ों में। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। अब लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा है, ये एक निगमनात्मक तर्क है। अब आप अपने हिसाब से सोचेंगे कि आपके घर में भी कमरा है, टेबल कुर्सी है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, आपके आसपास लाइब्रेरी नहीं है, क्यों ज्वाइन करें। तीसरी बात कि लाइब्रेरी आपके घर से बहुत दूर है, वहाँ वो फैसिलिटी नहीं है जो आपको घर में मिलेगी। जब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, चाय मिल गई। मैं भी केवल नेगेटिव तर्क देख रहा हूँ। तो यहाँ आपने अपनी तरफ से नए तथ्य आपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जोड़े। क्यों? क्योंकि आपके घर की परिस्थिति मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो अपनी बात कह दी निगमनात्मक। अब आपने आगमन तर्क किया, अपनी नई चीज़ें जोड़ी कि क्यों ना अपने कमरे में ही लाइब्रेरी बना लूँ। तो इस तरह से वो क्या हुआ, फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुँचे, तो वो आगमनात्मक तर्क हो गया, नया तथ्य को जोड़कर।
मैं उदाहरण रीट से जुड़े हुए दूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। रुख के अनुसार आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं कर लिए जा सकते। अब तीसरा है आलोचनात्मक। यहाँ वही उदाहरण काम आ जाएगा, मोबाइल खरीदने वाला। इस प्रकार के तर्कना में आप क्या करते हैं, सोचने या किसी समस्या के समाधान करते समय उपाय के गुण और दोष की परख कर लेते हैं। प्रत्येक उपाय के वह प्रत्येक विचार की प्रभावशीलता को ठीक ढंग से जांच कर के एक अंतिम निर्णय लेता है। दूसरों द्वारा किसी तथ्य विचार को दिए जाने पर उसे हूबहू स्वीकार नहीं करता। तो आपने देखा होगा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने तर्क के आधार पर उस समय जो मान्य रूढ़ियाँ थी उनका इन्होंने जो है उनको काटा, उनका समाधान किया। सादृश्यवादी, सादृश्य का मतलब सामने कोई दृश्य उदाहरण पेश हो। तो इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क देते हुए, जैसे उपमा हिंदी में होती है ना कि आपका तो जो है ये फूल की तरह लग रहा है चेहरा या चांद की तरह लग रहा है, तो चांद से उपमा दी। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपमा अलंकार। जैसे मान लिया जाए शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी। तो अब यहाँ एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जा रही है, उदाहरण दिया जा रहा है, एक दृश्य दिया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई है और महाराणा प्रताप है। तो वहाँ पर समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी थी, ठीक उसी तरह से राणा प्रताप ने भी सम्राट अकबर से हार नहीं मानी और अपने मन के हार स्वीकार करना उसके मन के खिलाफ समझा। तो सचमुच राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान रानी लक्ष्मीबाई भी एक मैसूर वीरांगना थी। तो इस तरह के चिंतन को हम क्या कहेंगे, सादृश्यवादी तर्कना। यानी हम तर्क तो दे रहे हैं, या मान लीजिए हम तुलना करना हो दो व्यक्तियों की, जैसे तुलना करते हैं ना, इतिहास में भी कई जगह आता है लेनिन और गांधी की तुलना। तो जरूरी नहीं है एक जैसे भी हो, नकारात्मक भी हो सकती है। तो वहाँ हम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी तर्कना। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि वापस इसको समेटना ज़रूरी है। अभी हमने इसको बिखेरा, अब समेटना ज़रूरी है। चिंतन हो गया, तर्कना कहाँ से शुरू हुई, ये रही तर्कना। तो तर्कना क्या है, वास्तविक चिंतन है, समस्या का समाधान होता है, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और सामान्य नियमों का सहारा लेते हैं। जैसे मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए मेहनत कर लो, हुआ ना एक सामान्य नियम। इसमें भी चिंतन की आवश्यकता होती है, कल्पना की आवश्यकता होती है। तर्क शक्ति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है, पशु में भी पाई जाती है तर्कना। तर्कना के प्रकार निगमनात्मक, पहले से जो नियम है व्याप्त, उनके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना ज्ञात नियमों के। दूसरा है आगमनात्मक, नए नियम बनाना या अपनी परिस्थितियों के अनुसार नए तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचना आगमनात्मक। आलोचनात्मक में गुण और दोष उनको परखना। चौथा है सादृश्य वाला, उसमें अलग अलग उदाहरण या उनके बीच में तुलना करते हुए जो है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो 4 प्रकार हो गए, आपके समझ में आ गया होगा, आगमन, निगमन और सादृश्य और ये आलोचनात्मक। ठीक है, अब निर्णयन। निर्णयन भी आपके इसमें दिया हुआ है समस्या समाधान। तो समस्या समाधान के लिए निर्णयन जरूरी है, डिसीजन लेना। मनोविज्ञान पढ़ने से निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ फायदा होगा मनोविज्ञान पढ़ने से। तो निर्णयन एक तरह का समस्या समाधान होता है। जैसे आप डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक समस्या होती है। जैसे आपने डिसीजन ले लिया कि आपको रीट की तैयारी करनी है, अब समस्या मिट ही गई कि मैं फर्स्ट ग्रेड की करूं कि रीट की करूं, होगी ना। एक जैसे मान लीजिए और आ रहा है समस्या कईयों के कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, अब रीट का फॉर्म भरें कि नहीं भरें, हुआ ना। निर्णय में कन्फ्यूज़न था, अब काउंसलिंग शुरू हो गई उनकी। तो अब ये ख़त्म हो गया कि ठीक है कोई लफड़ा नहीं होगा, वैकेंसी में पोस्टिंग दे रहे हैं तो रीट का फॉर्म क्यों भरें। तो समस्या का समाधान होता है। कई बार तो स्वतः हो जाता है परिस्थितियों से, टाइम के अनुसार, और कई बार आप निर्णय लेते हैं। तो निर्णय क्या है, समस्या के समाधान का व्यवहार होता है जिसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं और जिनमें से हमें किसी एक विकल्प
को चुनना होता है। जब कोई विकल्प ही नहीं हो तो समस्या ही नहीं है। आप दुकान में गए, वहाँ उसने केवल एक ही आपको स्वेटर दिखाई कि ये ले लो, लेनी है तो, और कोई है ही नहीं, पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगी तो आप वही ले लोगे। वहाँ आपको 10 प्रकार के स्वेटर दिखाई, 50 प्रकार की दिखाई, उतना ही आपके कन्फ्यूज़न होगा, फिर आपको निर्णय लेना होगा। जैसे आपने निर्णय ले लिया, समस्या का समाधान हो गया उस समय के लिए। निर्णय में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है। तो विकल्पों में से एक को चुनना वो समस्या समाधान है, वो निर्णय का प्रकार है। निर्णय एक तरह समस्या का समाधान है जिसमें हम लोगों को कई विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से हम लोगों को चुनना होता है। आप किताबों की दुकान में जाते हैं, कौन सी गाइड लें, एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर आप निर्णय लेते हैं कि ये ठीक है, आप देखते हैं उसको, पूछते हैं किसी से। ऐसे ही रीट में भाषा प्रथम कौन सी लें, हिंदी लें, संस्कृत लें, अंग्रेजी लें या कोई और लें। तो इसके लिए भी आपको फिर क्या सुझाव दिया जाता है, मैं क्या कहता हूँ कि आप सिलेबस देख लो, हिंदी प्रथम का, हिंदी द्वितीय का, जो आपको ठीक लगे, जिस पे आपका अच्छा कंट्रोल है वो लो। तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्कना हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। निगमन में स्थापित नियमों से और आगमन में हम नई चीज़ें जोड़कर। ठीक है। कभी कभी निर्णय स्वचालित होते हैं। स्वचालित का मतलब ऑटोमेटिक, जैसे हमें सोचना नहीं पड़ा, अपने आप ही क्लियर हो गया कि आप कहीं जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। अचानक एक दोस्त मिला बाइक वाला, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ, बैठो। तो हम सोचेंगे नहीं कि इसके साथ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्यों आपका परिचित मित्र है, तो आप तुरंत बैठ गए, वो स्वचालित निर्णय हुआ। या फिर आदत के वश में भी हो जाते हैं, जैसे लाल बत्ती को देखकर हम ब्रेक लगा देते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस वाले को देखकर हम हेलमेट पहन लेते हैं, तो वो क्या हुआ, वो हुआ एक तरह से स्वचालित निर्णय की, पता है अपने चेतन में बैठा हुआ है वो चीज़। समस्या समाधान। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। संज्ञान का मतलब जिस चीज़ की हमें जानकारी होती है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता। समस्या, जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या होती नहीं है। मान लीजिए आपको जाना है जयपुर, लॉकडाउन है, ट्रेन चल नहीं रही, बसें चल नहीं रही, समस्या है। अब समस्या थी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो समस्या हुई तो आप सोचेंगे गाड़ी लेके जाएं, कैसे जाएं, अकेले जाएं कि 4-5 लोगों को साथ ले जाएं ताकि किराया कम लगे। तो वहाँ क्या हुआ, समस्या, लक्ष्य अगर आसानी से नहीं मिला तभी तो समस्या हुई, लक्ष्य सीधा ही मिल गया तो कोई समस्या नहीं है। जैसे हम कुछ लिखना चाहते हैं मगर कलम या पेंसिल नहीं है तो व्यक्ति के लिए समस्या है, मगर कलम पेन उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं है। तो समस्या समाधान एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीज़ें बाधा उत्पन्न करती है। जैसे एक उदाहरण मैंने और लिया है, तैयारी घर पर करें या बाहर जाकर करें, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। घर पे कहते पढ़ाई नहीं होती, अब बाहर जाएंगे तो भी समस्याएं आएंगी, खाने की दिक्कत, किराया भाड़े की दिक्कत, पीछे परिवार की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत आप निभा सकते हैं उसकी दिक्कत। तो वहाँ क्या है, ये समस्या हुई ना। फिर आप निर्णय करते हैं, तर्कना करेंगे, तर्कना में आप आगमनात्मक तर्क करेंगे, अपने नए तथ्यों को देखते हुए फिर आप निर्णय पे पहुंचेंगे। जैसे आपने निर्णय ले लिया तो ये समस्या तो समाधान हो ही गई कि घर पे तैयारी करें कि बाहर करें। आपने तय कर लिया कि हम तो बाहर निकलेंगे, या आपने कर लिया नहीं घर पे करेंगे, समस्या समाधान हो गया। बेरान के अनुसार ये सारी परिभाषाएं आप याद मत रखना, केवल समझने के लिए हैं। समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने, यानी हमने जैसे मान लीजिए कि आपने 2 दिन जाके रहे, आप लाइब्रेरी में गए या रूम किराए लेके रहे और उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। फिर आपको अच्छा अनुभव हुआ तो आप उसको चुनेंगे, और फिर आपको लगा कि नहीं, आपको अच्छा अनुभव नहीं हुआ, समस्याएं आई नहीं, तो फिर आप जो है पुराने निर्णय पर जाएंगे। तो हम विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। कई बार बिना अनुक्रिया के ले लेते हैं वो, और कई बार अनुक्रिया करके लेते हैं। अनुक्रिया का मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य। समस्या समाधान के 3 पहलू है। थोड़ा सा ये दोस्तों, मौलिक अवस्था, मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ में उत्पन्न होती है। लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद आती है। समस्या समाधान होने के बाद भी समस्या आती है, बाद में नई चीज़ें मिलती है। जैसे आप अभी नौकरी न लगे, समस्या है,
नौकरी लगने के बाद भी समस्या आएगी, दूर पोस्टिंग हो गई, स्टाफ में कोई मान लीजिए खींचतान है, बच्चे दूर दराज के, भाषा समझ में नहीं आ रही आपकी उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिली, तो लक्ष्य के बाद भी नई समस्याएं। नियम से तात्पर्य उन कार्यविधि से होता है जिसमें व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने के दौरान अपनाता है। जैसे मान लें कि आपको 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, सब्जी लानी है। इस उदाहरण में समस्या की मौलिक अवस्था यह चिंतन हो सकता है कि अभी हम 3 किलोमीटर उस स्थान से दूर है जहां अभी हमें पहुंचना है, परंतु जाने का साधन कुछ नहीं है। लक्ष्य अवस्था में यह हो सकता है कि हम आखिर सब्जी बाजार पहुंच गए। नियम में कई तरह की विधियां हो सकती है, जैसे पैदल चलकर जाना, दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट लेकर जाना। कुछ समस्याएं आसान होती है जिनका समाधान आसानी से हो जाता है, कुछ जटिल होती है, उसके लिए काफ़ी चिंतन करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ आपके लिए एक समस्या दी गई है कि आप इनको पुनः क्रम में यानी एक सार्थक शब्द बनाओ। उदाहरण के लिए जैसे ये शब्द है, ये हो गया मोटिवेट, MOTIVATE, ठीक है। इसी तरह से ये शब्द हो गया लर्निंग। तो आपने सोचा, अब ये 2 आप कमेंट करके बताइए। समस्या समाधान करने की विधि या उपाय। समस्या है उसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए 2 विधियां जो है विद्वानों ने बताई है। एक तो है यादृच्छिक और दूसरा है स्वतः शोध। आपको भी आप दोस्तों मुझे सुझाव देना कमेंट करके, कोई और इम्प्रूवमेंट करना हो तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगा, आप चिंता नहीं करें। आपका कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा। 400 लाइक बिना किसी एक भी अनलाइक के, कंटिन्यू, बहुत अच्छा लगा। यादृच्छिक अन्वेषण। यादृच्छिक, इसमें क्या है, इस विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न और त्रुटि उपायों का सहारा लेता है। यादृच्छिक मेरे ख्याल से क्षैतिज को बोलते हैं, जैसे इधर से इधर, यानी अपने आसपास की चीज़ों में प्रयास करना, प्रयत्न और त्रुटि। दूसरे शब्दों में समस्या के समाधान के लिए एक तरह से यादृच्छिक अन्वेषण करता है अक्रमबद्ध और क्रमबद्ध, यानी हम विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। मैं पुनः वही उदाहरण लूँगा कि आपके घर पे तैयारी नहीं हुई, आप बाहर गए, रूम किराए पे लिया, वहाँ भी देखा समस्या आ रही है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ भी समस्या आ रही है, पुनः घर पे आ गए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, यादृच्छिक। आपने प्रयत्न और त्रुटि से देखा कि यार सब जगह समस्याएं हैं, ये तो घर पे भी है, मैं यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ बाहर जाने का, मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है आपके समस्या नहीं आई हो, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है। अब है स्वतः शोध अन्वेषण। इसमें क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं देखता, बस सीधा एक विकल्प लिया, उसमें हो गया समाधान। तो सीधा क्या है, सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होता है। तो इसके लिए या तो उसको अनुभव काम आता है या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आती है, तो वो है। इसके तहत आने वाली 3 प्रविधियां हैं, 3 उपाय हैं, साधन साध्य, पश्चगामी और योजक। तो साधन साध्य ये आप जानते ही हैं। तो अंत में स्पष्ट हुआ कि समस्या समाधान की कई विधियां हैं जिनका उपयोग करके व्यक्ति समस्या का समाधान करता है और समस्या की मौलिक अवस्था और लक्ष्य अवस्था के बीच की दूरी को कम करता है। अब है भाषा और भाषा का स्वरूप, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम एक बार पुनः इसको देखेंगे शॉर्ट में, समस्या समाधान के टॉपिक को। वो तो तर्कना थी, देखो एक संज्ञानात्मक व्यवहार है, लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाए तो कोई समस्या नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति में जब कठिनाइयाँ आती है उन्हीं को हम समस्या कहते हैं और उनके समाधान के लिए हम विभिन्न उपाय अपनाते हैं। समस्या समाधान के 3 पहलू है, एक मौलिक अवस्था जब समस्या आती है, लक्ष्य अवस्था समस्या खत्म होने के बाद की समस्याएं या पहुंचने तक समस्याएं, और नियम ये है नहीं, हाँ ये बीच वाला, इनको क्रम से नहीं दिया इन्होंने, इसको ऊपर देना था, लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान, ठीक है। 3 हो गई। अब ये क्रियाकलाप समस्या समाधान की विधि 2 ही है, यादृच्छिक, यानी आप विभिन्न प्रकार के प्रयोग करें। जैसे मान लो आप 5 गाइड ले आए, फिर आपने सभी को पढ़ी, फिर आपने देखा कि ये बढ़िया है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, यादृच्छिक। और स्वतः शोध, इसमें हम विकल्प कम देखते हैं, या तो किसी से पूछकर, किसी से सलाह लेकर या पूर्व अनुभव के आधार पर हम सीधा निर्णय ले लेते हैं, उसका जल्दी ही शोध यानी हल उसका हम कर देते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगले वीडियो में शीघ्र मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही जो नए विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं है दोस्तों, तो हमारा एक एप्लीकेशन भी है यस गुरु,
जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, 10वीं के भी लगाऊंगा। साथ ही एक टेस्ट सीरीज भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, टेक केयर।